हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अपन सेकंड बुक का अध्याय 1 पढ़ रहे थे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उसका पार्ट 1 और 2 आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। आप में से कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या सभी क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे बोर्ड में। हाँ, डेफिनेट है, ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बकवास चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लगभग सभी क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं, ये गारंटी है, लेकिन आप मेहनत से पढ़ते रहिएगा बस, ठीक। तो देखते हैं, हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है ये। रजवाड़ों की समस्या से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना ऐसे ही है, रजवाड़ों की समस्या, हेडिंग बना के, ठीक। तो देश में 565 रियासतें थीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रजवाड़े क्या होते हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा रजवाड़े होते क्या हैं, तो इसे रटते रहोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आज़ादी से पहले यानी कि अपना देश अंग्रेज़ों के हाथों में था, तो अंग्रेज़ कुछ जगहों पर स्वयं शासन करते थे, यानी कि सीधे सीधे अंग्रेज़ शासन चलाते थे। कुछ जगह पर उन्होंने देसी रजवाड़े रख दिए थे, यानी कि अपने देश के ही राजा थे, ठीक है। वो अंग्रेज़ों के अधीन होकर के राज्य चलाते थे। अंग्रेज़ जैसा बोलते थे वैसा काम करते थे वो, ठीक है। उन्हें बोलते थे हम रजवाड़े, ठीक। तो उस समय 565 रजवाड़े थे, यानी कि रियासतें थीं जो अंग्रेज़ों के अधीन राजा थे और वो राज्य चलाते थे। अंग्रेज़ जैसा बोलते थे वैसा करते थे, ठीक है। लेकिन है वो देसी, देसी का मतलब भारत के ही राजा होते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के अधीन रह कर के राज्य चलाते थे, ठीक है। तो उन्हें बोलते थे रजवाड़े। तो आज़ादी के टाइम पर रजवाड़े भी आज़ाद हो गए थे, यानी कि अंग्रेज़ों के अधीन थे वो, अब अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रहे। तो रजवाड़ों ने अपने रियासत के लिए पूरे देश में शामिल होने से कुछ लोग इनकार कर रहे थे कि हम तो राजा ही रहेंगे, है ना। जब देश आज़ाद हो जाएगा तो कोई राजा नहीं रहेगा, तानाशाही ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या लोकतंत्र स्थापित हो गया था, है ना। देश में चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद मतलब एक लोकतंत्र सरकार बनी, यानी जिसके लिए ज़्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार में बैठता है, यानी कि प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो रजवाड़ों की समस्या यही थी कि कुछ रजवाड़े उस समय शामिल नहीं होना चाह रहे थे, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं, ऐसे में देश टूट जाने का खतरा था कि यार रजवाड़े अगर शामिल नहीं होते, पूरे देश में अलग अलग थलग थलग रहेंगे तो क्या होगा, पूरा देश टूटा रहेगा, यानी कि इकट्ठा नहीं हो पाएगा, अखंड भारत कैसे बन पाएगा, है ना। क्योंकि अंग्रेज़ों ने घोषणा की थी कि आज़ादी के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे, है ना। जो रजवाड़े थे वो अंग्रेज़ों के अधीन रह कर के काम कर रहे थे, यानी कि राज्य चला रहे थे, शासन चला रहे थे। जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे फिर क्या होगा, रजवाड़े आज़ाद हो जाएंगे, अंग्रेज़ों के अधीन थोड़े ही नहीं रहेंगे, ठीक है। उससे आगे है, सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया। जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य को आज़ाद करते हैं, यानी कि अखंड भारत में शामिल करते हैं, लोकतंत्र शासन के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने भी घोषणा कर दी कि हम भी अपने राज्य को आज़ाद करते हैं, अखंड भारत में शामिल करते हैं। तो रजवाड़ों की समस्या आप समझ ही गए होंगे क्या थे रजवाड़े, ठीक है। उसके बाद है नागपुर अधिवेशन, से आप क्या समझते हैं समझाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, आपको हेडिंग बना के लिखना है, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। अच्छा, देश कब आज़ाद होता है, 1947 में। आप भाग 1 में पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक नीचे है डिस्कशन में, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आप शुरू से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाओगे, वरना बीच से अगर कोई भाग आपने देखा कोई नहीं देखा तो दिक्कत होगी, ठीक। तो देश कब होता है आज़ाद, 1947 ईस्वी में, है ना। और यहाँ बात कर रहे हैं हम नागपुर अधिवेशन कब हुआ, 1920 में। तो उस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने लोगों से ये वादा किया था कि हम राज्य का जो पुनर्गठन करेंगे आज़ादी के बाद, यानी कि फिर से व्यवस्थित करेंगे, तो वो भाषा के आधार पर करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उस समय ऐसा नहीं किया। तो लोगों ने उसी अधिवेशन की याद दिलाई कांग्रेस की, पहले तो आपने ऐसा ऐसा कहा था, आप करते क्यों नहीं हो। तो बाद में ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। यहाँ कांग्रेस ने ये मान लिया था, यानी कि जो 1920 में अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस ने ये मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा।
यानी कि अगर इस क्षेत्र में मतलब जिस भाषा के लोग रहने वाले होंगे, यानी कि अगर मराठी रहने वाले इस क्षेत्र में लोग हैं तो इस राज्य को अलग कर दिया जाएगा, इस राज्य का नाम कुछ अलग रखा जाएगा। ठीक है, इधर कुछ और बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले हैं या कुछ और बोलने वाले हैं, तो उस राज्य का नाम अलग हो जाएगा, इस क्षेत्र को काट करके अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ब्रजभाषा बोलने वाले लोग हैं या कुछ और बोलने वाले हैं, इसी तरह से राज्यों का गठन होगा भाषा के आधार पर। कांग्रेस ने 1920 के अधिवेशन में यही बात कही थी। ठीक है, नेताओं को ऐसा लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। अव्यवस्था इसलिए क्योंकि देश में तो हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो कुछ लोग कहेंगे भैया हमें तो अलग करो बांट के। जैसे यहाँ पे मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की, है ना, तो कुछ तो यहाँ पे मराठी बोली जाती है, कुछ लोग हिंदी बोल पाते होंगे, कुछ और बोल पाते होंगे, है ना। तो वो कहेंगे हमें मराठी आती है, हमें मराठी नहीं आती, तो हमें काट करके हमें अलग कर दीजिए, हमारा राज्य अलग बनाओ। तो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना बहुत कठिन लग रहा था नेताओं के लिए, इसलिए वो कुछ भी फैसला लेने से डर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर की रियासत में विलय में क्या दिक्कत आई। यानी कि जो सारी रियासतें भारत में आसानी से विलय नहीं हुई हैं, 3-4 रियासतें ऐसी थीं जिनके विलय में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। ठीक है, तो पहली रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कश्मीर की रियासत के विलय में क्या दिक्कत आई, यानी कश्मीर भारत में आखिर कैसे शामिल हुआ। ठीक है, तो कश्मीर के राजा कौन थे, जिनका नाम था हरि सिंह। ठीक है, इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। कश्मीर के लिए वो किसी में शामिल रखना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इस कश्मीर अलग राज्य रहे, स्वतंत्र राष्ट्र रहे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था। जो कश्मीर के लिए पाकिस्तान समझता था कि यह हमारा हिस्सा है और उसे अपने देश में शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी। राजा के ऊपर दबाव बनाया कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम में शामिल करो, और अपनी सेना भेज दी लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में भी ज़्यादा हैं, तो उसने ये समझा कि हम अगर कश्मीर से लड़ने के लिए जाएंगे तो कश्मीर की जो जनता है वो हमारा साथ देगी, क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ठीक है, पाकिस्तान ने दबाव बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, यह सोचकर कि वहाँ के मुसलमान जनसंख्या उनका साथ देगी, कि पाकिस्तान का साथ देगी, क्योंकि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं कश्मीर में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वहाँ के राजा थे हरि सिंह, उनने भारत से मदद मांगी। ठीक है, फिर वहाँ के राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की। इसी के साथ कश्मीर रियासत को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो वहाँ कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। ठीक, उन्होंने भारत से यानी कि नेहरू जी से मदद मांगी कि यह हमारी मदद करो, जो पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी है। तो भारत ने यानी कि मदद करी कश्मीर की, और उनसे कहा गया था कि आपके लिए भारत में शामिल होना होगा, मदद तो आपकी करेंगे, लेकिन हम आपके लिए कश्मीर के लिए भारत में विलय करना होगा। राजा ने उनकी बात मान ली और कहा कि हमारे लिए कुछ विशेष मताधिकार यानी कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। तो वो बात भी नेहरू जी ने उस समय एक्सेप्ट कर ली। वही तो 370 धारा थी। ठीक है, रियासत को भारत में मिला लिया गया, कश्मीर को विशेष अधिकार भी दे दिए गए थे। विशेष मताधिकार यानी कि जो अधिकार दिए थे गए वो 370 धारा थी। ठीक है, उसी के अंतर्गत उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। तो मैं आगे पढ़ाऊँगा 370 धारा क्या थी और कौन कौन से उन्हें अधिकार दिए गए थे। तो कश्मीर भी बहुत दिक्कत मुश्किलों के बाद शामिल हुआ था, है ना। यानी कि कुछ अधिकार देने पड़े और हमें अपनी सेना भेजनी पड़ी, पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी पड़ी, तब कहीं कश्मीर का जाकर के विलय हुआ भारत में। उसके बाद है मणिपुर रियासत का विलय भारत में कैसे हुआ। ठीक है, तो मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह थे। मणिपुर के राजा कौन थे उस समय? बोधचंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इनने साइन तो कर लिए, लेकिन वहाँ की जनता ये कहती थी कि हमारे राजा से जबरन साइन करवा लिए गए हैं। वहाँ की जनता जो थी, मणिपुर की जनता, भारत में विलय होना नहीं चाहती थी।
उनका मानना था कि जो राजा से जबरन दबाव बना करके उनसे साइन करवा लिए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसके बदले में उनकी स्वच्छता बरकरार रखने का भरोसा दिलाया गया कि आपकी स्वच्छता बरकरार रखी जाएगी। ठीक है, मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का प्रयोग जून 1948 में हो गया। ठीक है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार उन्हें मिल गया था 1948 में। पहला राज्य था ये। उस समय वोट डालने की उम्र थी 21 साल, अब कितनी है? 18 साल। ठीक है, मणिपुर की जनता नहीं चाहते थे कि मणिपुर का विलय भारत में हो। ठीक है, वहाँ की जनता आज भी खुश नहीं है, यानी कि जो मणिपुर की जनता है वो आज भी भारत में विलय की वजह से खुश नहीं है। वो आज भी मतलब मुद्दा ये बार बार उठाते रहते हैं कि हमें स्वतंत्र कर दो, अलग कर दो, हम भारत में विलय होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे वाले आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर।